हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ। हम ये देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ कहता क्या है, कूलॉम्स लॉ में फॉर्मूला क्या होता है, कब इसको अप्लाई करना होता है, मीडियम के साथ कैसे बदलेगा, तो हम इनको डिटेल में देखेंगे। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कूलॉम्स लॉ कि कूलॉम्स लॉ कहता क्या है। कूलॉम्स लॉ जो हमें बताता है, इट गिव्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट चार्ज है ना, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए। अगर हम इस वर्ड को एनालाइज करें तो 2 वर्ड से मिलके बना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब फिजिक्स में हमेशा रहता है एट रेस्ट। जब 2 पॉइंट चार्ज रेस्ट पे होंगे तो उनके बीच में कूलॉम्स का कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उसको बताता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक को हमने Q1 नाम दे दिया, दूसरे को Q2, और इनके बीच का सेपरेशन है वो R है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो हमने मान लिया F। तो ये लो कहता है कि जो F होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये जो F मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये आप ध्यान रखें, F हमारे पास यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो पहला पॉइंट ये कहा कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है R, और इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है तो इसलिए 1/, क्या है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। अब देखिए, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो सीधी सी बात है, जब भी साइन को रिमूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो एक कांस्टेंट आएगा उसको हमने नाम दे दिया K, बाकी जो का तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला फॉर कूलॉम्स लॉ। तो जो ये K है, ये K हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 9 × 10⁹। अब ये देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, हम इसकी यूनिट रटेंगे नहीं, फॉर्मूले से निकालेंगे। अब ये देखिए K की यूनिट निकालनी है तो F इधर है, तो F की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन। तो F की जगह हम न्यूटन लिख देंगे। ये तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस की ऐसे यूनिट मीटर होती है, तो मीटर का भी स्क्वायर होके इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि हमें इसकी निकालनी है ऐसा यूनिट, तो इसको इस साइड रखेंगे, बाकी को इस साइड भेज देंगे। जो चार्ज की होती है ऐसा यूनिट वो क्या होती है, कूलॉम होती है। तो 2 चार्जेज है तो कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो अपॉन में चला जाएगा, तो ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कांस्टेंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। जो ये वैल्यू हमने ली है 9 × 10⁹, ये फ्री स्पेस में होती है, इन फ्री स्पेस। और जो ये फोर्स का ये तो मैग्नीट्यूड देगा। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जो ये फोर्स होगा इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेज, इस लाइन के अलोंग काम करेगा ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस K को हम एक
अलग तरीके से और लिख सकते हैं। अगर हम फ्री स्पेस की बात करेंगे तो k हमारे पास अब हो जाएगा 1/4πε0। इसको जो हम बोलेंगे, इसको जो हम प्रोनाउंस करेंगे वो करेंगे एप्सिलॉन नॉट। और जो इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये देखिए, इसकी जो SI यूनिट होगी वो इस k का उल्टा ही तो होगी, क्योंकि ये देखिए ये अपोन में है और इक्वल टू k के बराबर है। तो इस यूनिट का उल्टा कर दीजिए, उल्टा करोगे तो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन। फॉर्मेट है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1/4πε0। अब हम देखेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट जो एक जो दूसरी टर्म आई है ये क्या कहलाती है। तो देखिए, इस एप्सिलॉन नॉट को जो हम कहेंगे वो कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू हमने देखी, दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अभी अभी हमने देखा माय डियर स्टूडेंट्स, जो k हमारे पास आया वो 1/4π एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी होता है। और जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो k को एक तरीका और है लिखने का, हम इस k को ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻7 इंटू c²। अब ये c क्या है, यहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब हम इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो हमारे पास k का वैल्यू कितना निकल के आएगा, जो अभी हमने देखा था। क्योंकि ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है किस में होती है, फ्री स्पेस में, तो k का वैल्यू भी किस में आएगा, फ्री स्पेस में। और दैट विल कम आउट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इस कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, देखिए अभी हमने देखा कि 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास रहेंगे, एक को हमने Q1 कह दिया, दूसरे को Q2 कह दिया। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, Q2 के ऊपर मान लीजिए F2 लगाया और Q1 के ऊपर जो लगाया वो लगाया हमारे पास F1। तो ये देखिए, अगर इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ, ये एक्शन है, तो ये इस पे क्या लगाएगा, रिएक्शन। तो F1 हमारे पास क्या हो गया, रिएक्शन। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन इक्वल रहेगा और अपोजिट रहेगा। तो हम पहले F2 निकाल लेते हैं। Q1 Q2 के बीच का जो सेपरेशन है वो मान लीजिए R है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अगर हम वेक्टर का साइन लगा देते हैं ऊपर तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो ये जो फोर्स आएगा F2, ये हमारे पास आएगा K Q1 Q2। ये कांस्टेंट है तो वेक्टर नहीं हो सकता है, ये स्केलर होता है, अपॉन ये जो नीचे होता है ये होता है, आपको पता है मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके स्क्वायर के। तो अब ये देखिए इधर आ जाएगी, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मान लीजिए ये एक ए वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया। डायरेक्शन लिखने के लिए मैं क्या देखूंगा कि जो मेरा आर जो पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए F2 की डायरेक्शन में है, तो F2 की डायरेक्शन में मेरा एक यूनिट वेक्टर आ गया R। और यहाँ से जो यूनिट वेक्टर बन जाएगा वो किसके बराबर बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है अपॉन मैग्नीट्यूड। तो इस R यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, K Q1 Q2, वेक्टर क्या है, R है, मैग्नीट्यूड ये नीचे R² था, ये मैंने लिख दिया इधर,
और नीचे जो आएगा वो आर ही आएगा। तो यहाँ से जो मेरा F2 आ गया वो आ गया KQ1 Q2, ये आर वेक्टर और अपॉन में आ गया आर क्यूब। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब ये देखिए, ये एक्शन रिएक्शन है, तो जो F2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1। तो यहाँ से F1 माइनस ऑफ F2 आ जाएगा। सो F1 और F2 वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। F2 अगर हमारा ऐसे है तो F1 में केवल माइनस साइन आ जाएगा, दैट्स ऑल। अब हम देखेंगे कि ये जो कूलॉम्स लॉ है मीडियम के साथ कैसे चेंज होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डिपेंडेंसी ऑन मीडियम, कि कैसे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो मीडियम के साथ चेंज करता है। तो हम देखेंगे कि ये जो कूलॉम्स फोर्स है, फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है K, उसको मैं किसी मीडियम के लिए ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अब एप्सिलॉन नहीं एप्सिलॉन नॉट नहीं है, केवल एप्सिलॉन है। तो इसको मैं बोलूँगा एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, और जो एप्सिलॉन को मैं जो लिख सकता हूँ वो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये जो हमारे पास होती है ये होती है रिलेटिव। रिलेटिव के नाम का आर है और एप्सिलॉन के मतलब क्या होता है, परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसी को माय डियर स्टूडेंट्स हम एक नाम और देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। बस यही फ़र्क है। अगर हम एयर के अंदर फोर्स की, कूलॉम्स फोर्स की बात करें तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो K था वो वैक्यूम में और फ्री स्पेस में तो इसी के बराबर होता था ना, तो K की जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम देखेंगे मीडियम की बात करें तो जो F मीडियम मेरे पास बनेगा वो बनेगा, अब K को मैं ऐसे लिखूंगा मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, ये जो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है, मैं एप्सिलॉन की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास F मीडियम आ गया। अब इसको देखिए 1 को और 2 को, तो 1 और 2 से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि F मीडियम होगा, ये देखिए जो ये वाला है ये तो मेरा F एयर के बराबर है ना, तो मैं इसको अगर F एयर लिख दूँ तो अपॉन में आ जाएगा एप्सिलॉन आर। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 होता है फॉर फ्री स्पेस और बाकी मीडियम के लिए रहेगा ग्रेटर देन 1। अब आप सोचिए कि अगर ये जो नीचे वाला डेनोमिनेटर में अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला जो फोर्स इन एयर था और जो फोर्स इन मीडियम था, इनको अगर हम कंपेयर करें तो आप देखिए जो फोर्स इन मीडियम होगा वो फोर्स इन एयर से क्या आएगा, कम आएगा। तो आपको ये पता चला कि जैसे ही हम वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे तो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीजेस।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 point charges डिक्रीजेस। किसके अंदर? इन मीडियम। इसमें भी माय डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देने की है कि जब हम ऐसे कहते हैं, जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं फोर्स इन मीडियम, तो इसमें एक बात होती है कि ये जो 2 पॉइंट चार्जेज हैं हमारे पास Q1 और Q2, इनके चारों तरफ मीडियम होना चाहिए, इनके बीच में भी और इनके चारों तरफ भी। अगर ऐसा है तो जो फोर्स इन मीडियम है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अब हम एक केस एनालाइज करेंगे कि चारों तरफ ना होके केवल इनके बीच में कोई मीडियम हो, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, तब क्या होगा। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आप अगर जब आप ये कह रहे हो कि फोर्स गिवन मीडियम में डिक्रीज कर जाता है, तो आप सोच लीजिए, ध्यान देने की बात है कि वो जो दो चार्ज हैं वो चारों तरफ से मीडियम से घिरे हुए हैं। अगर ऐसा हो जाए कि हम केस 1 देखते हैं कि ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज हैं, ये Q1 है, ये प्लस है, और जो ये दूसरा है ये Q2 है, ये माइनस है। इनके बीच में केवल डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के मतलब दूसरा मीडियम है। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई इधर। अब देखेंगे कि इनके बीच में फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हमारे पास है तो इसके अंदर डाइपोल होगा। अब ये देखिए Q1 के ऊपर Q2 किधर लगाएगा? अपोजिट पोलरिटी है तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये आ गया F, है ना। अब इस Q2 के ऊपर F1 किधर लगाएगा? इधर, तो ये भी आ गया F। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अब इसके अंदर क्या होगा? डाइपोल्स होंगे। अब ये जो प्लस चार्ज है ये डाइपोल को ऐसे अट्रैक्ट कर के रखेगा कि इसका माइनस तो अपनी तरफ कर लेगा, प्लस को दूर कर देगा, ऐसे करके रखेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे ये जो माइनस है ये प्लस को अपनी तरफ करके रखेगा, माइनस को दूर करके रखेगा। सो अब हम देखेंगे, देखिए अब ये वाला जो प्लस है इस माइनस के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा? अपनी तरफ खींचेगा ना। तो ये देखिए, ये हमने देखा F ड्यू टू मीडियम, है ना। मैंने इसको लिख दिया F M मीडियम। और इसके ऊपर भी ये जो माइनस वाला है इस प्लस के ऊपर इधर लगाएगा, तो ये जो F मीडियम है ये हमारे पास इधर आ गया राइट साइड। तो ये देखिए Q2 के ऊपर नेट फोर्स देखिए, इस साइड में जब कोई मीडियम नहीं होता, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होती तो केवल F होता, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब केवल इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में आ गई तो एक फोर्स और आ गया F मीडियम। तो इसका मतलब नेट फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इंक्रीजेस व्हेन, और पॉइंट चार्जेस भी कैसे? अपोजिट पोलरिटी वाले। इंक्रीजेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब और एनी मीडियम इज inserted between charges। ये बात ध्यान देने की है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपसे ऐसे कह देता कि जो मीडियम है ये चारों तरफ होता है इन चार्जेस के, तो जैसे कि हमने पहले देखा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो घट जाता है। लेकिन अब देखें कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर केवल बीच में आ रही है तो इसका मतलब इस केस में बढ़ गए। अब हम अगर इनको सेम पोलरिटी का लेंगे फिर फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए यही Q1 प्लस है और यही Q2 भी प्लस हो गया, ठीक है ना। अब ये सेम पोलरिटी हो गई, ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली। अब इधर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में हमारे पास क्या होगा? इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, और इधर क्या हो जाएगा? इधर माइनस, इधर प्लस, और इधर प्लस, इधर माइनस। तो देखिए Q2 के ऊपर Q1 किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाया ना F, और Q1 के ऊपर Q2 इधर F।
तो अब ये देखिए, ये जो माइनस वाला है प्लस के ऊपर किधर लगाएगा, एफ, तो एफ मीडियम हमारे पास ऐसे हो जाएगा, जिसको मैंने एम लिख दिया, मीडियम भी लिख सकता हूँ। और इस प्लस के ऊपर ये माइनस किधर लगाएगा, ऐसे, इसको मैंने एफ एम लिख दिया। तो इधर देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब नेट फोर्स हमारे पास क्या हो गया, इस केस में डिक्रीज हो गया, इस केस में डिक्रीज हो गया। सेम पोलरिटी अगर हमारे पास है चार्जेज की, सेम पोलरिटी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब या मीडियम को केवल चार्जेज के बीच में इंसर्ट किया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज करेगा। और अगर चारों तरफ मीडियम है तब भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, प्रोवाइडेड दैट कि जो पोलरिटी ऑफ चार्जेज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कूलम्ब्स लॉ। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी कि व्हाट आर द लिमिटेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ। सो now we will see कि where we can apply Coulomb's law or where we cannot apply Coulomb's law. So now we will study limitations of Coulomb's law. सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है Coulomb's law में, जब हमने Coulomb's law स्टार्ट किया था तो पहला पॉइंट था कि ये जो अप्लीकेबल होता है ओनली पॉइंट चार्जेस के बीच में, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों। मान लीजिए कि हम एक्सटेंडेड बॉडी ले लेते हैं, दो स्फेयर ले लेते हैं हम, और इनके ऊपर प्लस चार्ज है, और इधर हमने एक स्फेयर ले लिया, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस लार्ज है, अगर ये जो r है ये लार्ज है, तो जो इंडक्शन होगा ना नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल। तो इंडक्शन नहीं होगा, या तो नेग्लिजिबल होगा या बिल्कुल नहीं होगा, तो तब हम इनको पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यही r जो इनके बीच में है ये स्मॉल हो जाए, क्या हो जाए, स्मॉल। अगर यही r माय डियर स्टूडेंट्स अगर स्मॉल हो गया, तो ये वाला जो प्लस चार्ज है ना, इस वाले प्लस चार्ज को दूर फेंकेगा। ये कहानी सेम वैसे ही है पड़ोसियों की तरह। ये वाला जो पड़ोसी है अपने सेम पड़ोसी को देखना पसंद नहीं करता, तो क्या करेगा कि इसको दूर फेंकेगा। तो देखिए किस तरह का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बन जाएगा। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लस चार्ज है इधर ज़्यादा डेंस हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें होगा। तो जो हमारे पास इधर जो प्लस है वो कम हो जाएगा और इधर जो प्लस चार्ज है वो ज़्यादा डेंस हो जाएगा। तो ये देखिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो पहले हमारे पास r था, है ना। ये जो r होता है कूलोम्ब्स लॉ के अंदर, दैट इज द सेपरेशन। अब ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। ये जो r है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्जेस। तो ये देखिए अब इन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम सेंटर की बात करेंगे, सेंटर ऑफ चार्ज की बात करेंगे, तो जहां पे ज्यादा होगा सेंटर तो उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना। तो सेंटर ऑफ चार्ज इधर आ जाएगा, इसमें इधर आ जाएगा। तो अगर इन दो पॉइंट के बीच की अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको मैंने कह दिया R इफेक्टिव। तो अब यहां से मेरे को क्या पता चला कि जो R इफेक्टिव है दैट इज ग्रेटर देन R। तो वास्तविक में जब ये नजदीक नजदीक रहेंगे ये स्फेयर्स, तो इंडक्शन होगा और इंडक्शन की वजह से सेंटर ऑफ चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और उसमें उसकी वजह से जो R इफेक्टिव है दैट विल बिकम ग्रेटर देन R। तो अगर अब हम F कूलोम्ब की बात करें, जो कूलोम्ब भैया ने कहा था वो कहा K(Q1 Q2) अपॉन R²। अगर हम एक्चुअल की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा K(Q1 Q2)
अपॉन आर इफेक्टिव का स्क्वायर। अब ये देखिए आर इफेक्टिव आर से क्या है, ज़्यादा है, और ये ज़्यादा क्वांटिटी अगर डेनोमिनेटर में आएगा तो जो एफ एक्चुअल है वो कूलम्ब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये कंक्लूजन आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट चार्जेस के लिए ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और पॉइंट चार्जेस के लिए ही ये फॉर्मूला हमें एक्यूरेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देगा। अगर ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस ना होके एक्सटेंडेड बॉडीज हो जाती हैं, जैसे कि ये स्फेयर हैं, कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं, या कोई और अदर शेप्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कूलम्ब फोर्स को नहीं लिख सकते। वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम्ब फोर्स विल डेविएट फ्रॉम एफ कूलम्ब, इट विल डिक्रीज, इट विल बी लेस फ्रॉम एफ कूलम्ब कंपेयर टू द एफ कूलम्ब। जब अगर ये दोनों सेम पोलरिटी में हैं तो ये कम हो जाएगा, अगर अपोजिट पोलरिटी में है तो एफ एक्चुअल एफ कूलम्ब से ज़्यादा हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, कब अप्लाई करते हैं। एक लिमिटेशन अभी हमने देखी है। दूसरी लिमिटेशन जो अब हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ की वो है कि जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। ये जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है वो क्या है कि इट इज applicable for static charges only। अब ये देखिए, हम बोलते हैं इसको, जब भी हम कूलम्ब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को बोलते हैं तो हम ये वर्ड हमेशा यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि ये खुद कूलम्ब्स लॉ यही कहता है कि हम ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब जो दो चार्जेस हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो जब रेस्ट पे रहेंगे। अब हम ये देखेंगे कि दो चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे तो लगा सकते हैं, या एक रहेगा तो भी लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक चार्ज हमारे पास ये है Q1 और ये हमारे पास है Q2, ये भागा इधर V2 से और ये भागा इधर V1 से। अब इनको हम ऐसे बढ़ा रहे हैं बच्चा लोग, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि ये मोशन में है, स्टैटिक नहीं है। और जब भी चार्ज मोशन में आता है, चार्ज जब भी मूव, तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स भी आता है, एफ मैग्नेटिक। तो अब जो एफ एक्चुअल इनके बीच में होगा, जो एक्चुअल जो फोर्स होगा वो हमारे पास होगा एफ कूलम्ब प्लस एफ मैग्नेटिक। एफ मैग्नेटिक क्यों आया, इनकी मोशन की वजह से, V1 और V2 की वजह से। तो जो अगर हम जब ये अगर मूव कर रहे होंगे तब हम फोर्स निकालेंगे, तो इनके बीच में तो जो फोर्स आएगा एफ एक्चुअल वो दैट विल कम आउट ग्रेटर देन एफ कूलम्ब। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, अगर हम एक को रेस्ट पे कर देंगे, इफ एट लीस्ट वन चार्ज इज एट रेस्ट, तो जो एफ मैग्नेटिक हो जाएगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जो अब एफ एक्चुअल हमको देगा वो एफ कूलम्ब के बराबर आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, कूलम्ब्स लॉ के अंदर अगर हम ये कहें कि एटलीस्ट वन चार्ज रेस्ट पे हो, तभी हम इनके बीच का फोर्स कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एटलीस्ट वन चार्ज शुड बी एट रेस्ट, एटलीस्ट वन चार्ज शुड बी स्टैटिक टू अप्लाई कूलम्ब्स लॉ माय डियर स्टूडेंट। अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो हम फोर्स निकालेंगे, तो हमारे पास दैट विल नॉट कम इक्वल टू फोर्स गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।